Hello students, in this video of class 12th economics under Indian economic development we will study about the features of Indian economy on the eve of independence. इंडिपेंडेंस होने के समय इंडिया की इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे. फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो सबसे पहला पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? रुकी हुई. मतलब पूरी तरीके से उस टाइम पर इकोनॉमी क्या थी? रुकी हुई थी. बहुत ही कम या बहुत ही लिटिल ग्रोथ थी इनकम में. 1860 से 1925 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम का मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की इंडिया के अंदर किसी भी नेशन में एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम होती है उसे हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम. तो जो पर कैपिटा इनकम थी वॉज एज लो एज 0.5% पर एनम एंड बिटवीन 1925 एंड 1950 0.1% पर एनम. मतलब एक पर्सन की जो इनकम में बढ़ाव हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, वो कितना कम हो रहा था? 0.5% हर साल. और 1925 से 1950 के बीच में 0.1% हो रहा था. जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी इंडिया की वो किस में रह रही थी? गरीबी में रह रही थी, पॉवर्टी में रह रही थी. और उस टाइम पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी क्या था? बहुत ही मिजरेबली लो था. मतलब बहुत ही बुरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, बहुत लो था. उस टाइम पर बहुत सारी बीमारियां थी, लोग भूखे रहते थे, एपिडेमिक्स थे, फेमाइंस थे, ये बार बार होते थे. मतलब लोग उस टाइम बहुत गरीब और परेशान थे. तो स्टैग्नेंट इकनॉमी. सेकंड, बैकवर्ड इकनॉमी. पिछड़ी हुई इकनॉमी थी हमारी. जिस टाइम पर इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम पर हमारी इकनॉमी कैसी थी? पिछड़ी हुई थी. ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्या थी? बहुत कम थी. एक पर्सन की जो अर्निंग थी वो बहुत कम थी. अब 1947 से लेकर 1948 में जो एक पर्सन की इनकम है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो केवल 230 रुपीज़ थी पर कैपिटा इनकम. मतलब एक पर्सन की इनकम कितनी थी? 230 रुपीज़ केवल. तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, वो बहुत क्या थी? पुअर थी. उनके पास पर्याप्त खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, सर पर छत नहीं थी. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट. रैम्पेंट का मतलब बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी उस टाइम पर. थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. एग्रीकल्चरली भी हमारी इंडिया जो थी वो बैकवर्ड थी. भले ही 72% की हमारी इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती थी, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? बैकवर्ड था. और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो केवल कितना था? 50%. 72% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? केवल 50% ही था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी. ठीक है, एक हेक्टेयर में केवल 660 किलोग्राम्स वीट बनती थी. पर हेक्टेयर आउटपुट कितना निकलता था? 660 किलोग्राम्स. और राइस कितना था? 665 किलोग्राम्स. मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं था कि जीवन भी बिताया जा सके. इन 1947 से 48 इट वॉज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन्स. 47 से 48 में कितना था? 527 लाख टन्स ही था. फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा थी. हेवी इंडस्ट्रीज़ कंट्री में नहीं थी. जो प्रोडक्शन होता था मशीन्स का इंडिया के अंदर वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था. इंडिया में मशीन्स प्रोड्यूस होती ही नहीं थी. ओके, जो भी मशीन्स होती थी, जो भी कैपिटल इक्विपमेंट्स थे, रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से. मशीन्स, इक्विपमेंट्स, वो सब हम ब्रिटेन से क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे.
स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने रूइन कर दिया था, ख़राब कर दिया था। जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, उसे ब्रिटिशर्स ने रूइन कर दिया था सस्ते फिनिश गुड्स इंडिया में लाकर और इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर। रैम्पेंट पॉवर्टी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन थी, वो क्या थी, बहुत गरीब थी। मतलब 2 समय का खाना भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पर, शेल्टर, घर पर छत नहीं थी, क्लोथिंग की प्रॉब्लम थी। दिस वॉज लार्जली ओइंग टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी, इसके कारण उस टाइम पर क्या थी, गरीबी थी। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, डिस्ट्रक्ट कर दिया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को। किसे डिस्ट्रक्ट कर रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रोड, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस टाइम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, ट्रांसपोर्ट है, पावर जनरेशन है, एनर्जी है, रोड्स, ये सब क्या था, बहुत लो था। ठीक है, 1948 में पावर जनरेशन कैपेसिटी केवल 2100 मेगावाट्स ही थी और रेलवे लाइंस कितनी थी, 53,596 किलोमीटर। पक्का रोड्स हैड अ कवरेज ऑफ 155,000 किलोमीटर ओनली। ब्रिटिशर्स ने तो भी रेलवे स्टैब्लिश करी है इंडिया में और रोड्स बनाई हैं। उन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे वो, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए रेलवेज़ भी बनाई हैं इंडिया में और रोड्स भी बनाई हैं जिससे वो ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सके और वो अपने जो गुड्स है उसे ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सके, वॉर की जो चीज़ें रहती थी उसका अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके। मतलब खुद के फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत करा है रेलवेज़ में और रोड्स ने ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट है हेवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट्स पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, मशीनरी और इक्विपमेंट्स तो हम ब्रिटेन से ही इम्पोर्ट करते थे। ओके, जो आर्म्ड फोर्सेस होती थी वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी फॉरेन इम्पोर्ट्स में। किसके लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हम फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करते थे और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स भी हम इम्पोर्ट करते थे, जैसे सुइंग मशीन, सिलाई की मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स। ठीक है, ये सब हम फॉरेन कंट्री से क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो कहाँ रहती थी, गाँव में रहती थी, विलेजेस में रहती थी। अब 1948 में केवल 14% पॉपुलेशन जो थी वो शहरों में रह रही थी, अर्बन एरियाज़ में रह रही थी और 86% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, रूरल एरियाज़ में। और ये जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, वहाँ पर क्या था, एग्रीकल्चर होता था और इसके कारण पॉवर्टी और क्या हो गई, बढ़ती गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी मतलब आधा, फ्यूडल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लैंडलॉर्ड्स को क्या कर दिया था, लैंड के राइट्स दिए थे। ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड्स जो होते थे वो लैंड के ओनर होते थे और उस लैंड पर काम किन से कराया जाता था, पीजेंट से, फार्मर्स से। ठीक है, तो ये था फ्यूडल सिस्टम जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लैंडलॉर्ड्स को ओनर बनाया था लैंड का और फिर वो लोग टिलर से, पीजेंट से, फार्मर से क्या करते थे, वर्क कराते थे। तो ये होती है फ्यूडल इकोनॉमी। ओके, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर कोई भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या एज अ पर्सन इंडिविजुअल ओनर हो सकता है उस लैंड का और वो उस पर काम कर सकता है। ओके, तो इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया की जो इकोनॉमी थी न तो वो पूरी तरीके से फ्यूडल थी, न वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट थी, और वो क्या, एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मतलब सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, थोड़ी सी फ्यूडल थी, थोड़ी सी कैपिटलिस्ट थी। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब दोनों ही चीज़ें अप्लाई हो रही थी वहाँ पर। अभी जो फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था जो हमने पढ़ा था, ज़मींदारी सिस्टम, उसके कारण प्रोडक्टिविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि ज़मींदार मैक्सिमम प्रॉफिट ले लेते थे और फार्मर्स और टिलर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आता था, तो वो नेक्स्ट अपनी खेती में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण क्या होने लग गई, बैकवर्डनेस आने लग गई। 10th पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, वो है कॉलोनियल इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या थी, कॉलोनी थी, किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। देखो, कॉलोनी सिस्टम का मतलब क्या होता है, कॉलोनी सिस्टम का मतलब ये होता है किसी भी कंट्री को कॉलोनी बना लेना,
मतलब उस कंट्री के मेजर डिसीजंस कौन लेगा? वो दूसरी मेजर कंट्री। इंडिया को ब्रिटेन ने कॉलोनी बना लिया था, मतलब इंडिया के जो भी पॉलिटिकल और मेजर डिसीजंस थे वो कौन ले रहा था? ब्रिटेन ले रहा था। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी क्या थी? वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट एम्प्लॉयड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। मतलब वो क्या करते थे? एक्सप्लॉयट करते थे इंडिया की इकोनॉमी को, किसकी बेनिफिट के लिए? ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए। ओके, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट हाउ इंडियन इकोनॉमी सफर एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। अब ब्रिटिश रूलर्स ने किस तरह से एक्सप्लॉइट करा इंडिया की इकोनॉमी को, क्या क्या सफ़र करना पड़ा इंडिया की इकोनॉमी को? तो पहला, अब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया था। क्या करके? ज़्यादा टैक्सेस लगाकर, हेवी टैक्सेस लगाकर। ठीक है, और उन्होंने फोर्स कर दिया था इंडिया को कि वो क्या खरीदे, इंडियंस को, कि वो क्या खरीदे? ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिया से क्या जाते थे? रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल जाते थे। और एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल वॉज ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री। जो एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का वो क्या था? ड्यूटी फ्री था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया से जा रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के बह रहे थे, ड्रेन हो रहे थे। किसके लिए? ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए क्या हो रहे थे? हमारे रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे थे। ठीक है, एट्रॉसिटीज़ वर कमिटेड ऑन इंडियन आर्टिसंस। एट्रॉसिटीज़ का मतलब क्या होता है? अत्याचार होना। अत्याचार हो रहा था जो भी हमारे भारत के कारीगर थे उनके ऊपर, और उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री को क्या कर दें? क्लोज कर दें। और इसके कारण क्या हो गई? हमारे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स जो पहले बहुत ही फेमस हुआ करती थी वो क्या हो गई? हमारी एकदम डिस्ट्रक्ट हो गई और ख़राब हो गई। I hope that you understood the features of Indian economy on the eve of independence. Total 10 points हैं। आपको ये 10 points को अपनी जो आपकी नोट्स की कॉपी है उसमें आपको ये 10 points लिखने हैं। ओके, और प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया आपको कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, उसके भी आपको जो 3 पॉइंट्स है वो आपकी नोट्स कॉपी में लिखना है। और ये जो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैं इसको पढ़ने के बाद आप अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? स्टेट 3 मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन 10 पॉइंट्स में से एनी 3 पॉइंट्स यू कैन राइट इन द आंसर। तो इस वीडियो के थ्रू आपका एक क्वेश्चन जो है वो रेडी हो गया है। स्टेट 3 मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके।